नमस्कार दोस्तों, विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब आपको रोज़ 8 बजे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगी जो सेम टू सेम आपको एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, √3 के √3 और √3 है। √3 कितनी बार आया हुआ है मेरे पास? 4 बार। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस शॉर्ट ट्रिक से आपको बना देनी है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितनी बार अंडर रूट है, कितनी बार है? 1, 2, 3 और 4 रूट है। तो 4 रूट है तो आपको 2 का पावर उतनी बार कर लेना है जितना रूट रहेगा। इसमें 4 बार रूट है तो 4, 2 का पावर 4 ले लिए। और इसका कितना वैल्यू आया? 16। तो जितना आएगा वैल्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आया इसका वैल्यू। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो इसका अंडर रूट है उसको लिख लेना है और जितना आया वैल्यू उसको नीचे लिख लिए और उसमें एक कम करके लिख लेना है पावर में। घात हो गया 3 का घात 15/16। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जितनी बार रूट रहेगी, यहाँ कितनी बार? 1, 2, 3, 4। अगर मान लीजिए एक और इसमें अंडर रूट होती, 5 अगर रूट होती तो मैं यहाँ 2 का घात 5 लेता। 2 का घात 5 लेते तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आएगी। तो जो आधार रहेगा उसको क्या करना है? लिख लेना है। तो यहाँ 3 3 है तो आपको यहाँ 4 बार है तो मैंने यहाँ 4 के लिए ये लिख लिया 16 और इसमें एक कम करके ऊपर लिख लेना है। अगर मान लीजिए एक और रूट रहती, जैसे मैं अभी बता रहा था कि 2 का अगर इसमें 5 रूट रहती तो क्या करता मैं? 2 का 5 बार रूट स्क्वायर घात करता, उसका वैल्यू आया मेरा 32। तो अगर 5 बार ऐसे रहता, इसका वैल्यू √3 और √3 5 बार है। 1, 2, 3, 4, 5 बार रूट है तो मैं क्या करता? 3 का घात और इसका कितना आया? 32 नीचे लिख लेते 32 और ऊपर एक कम करके लिख लेते हैं। बस यही करना है आपको। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एक कागज़ को उस ढंग से, अर्थात ये आ गया फोल्डिंग पे क्वेश्चन। ये देखिए आपको क्या करना है, इस तरह के अगर सवाल आए आपको तो आप उसको जिस तरह से ले गए हैं शुरू से लास्ट की ओर, उसी तरह से अब आपको आंसर लाने के लिए क्या करना होगा? लास्ट से शुरू की ओर जाना पड़ेगा। जैसे इसमें शुरू में हमने क्या किया था, इसको चौड़ाई से मोड़ा और फिर इसको क्या किया हूँ, यहाँ मोड़ने के बाद फिर मैं इधर मोड़ दिया और इधर मोड़कर मैं बचेगा मेरा इधर मोड़ने के बाद ये चीज़ केवल, तो इस चीज़ को क्या किया, फिर मैं ऐसे मोड़ दिया। तो जब मैं खोलूँगा इस कॉर्नर को ऐसे, तो यहाँ अगर कुछ भी होगा, यहाँ अगर इस तरह का छेद करता है यहाँ, तो ये इस तरह का बनेगा। और इस तरह के बनने के बाद फिर अब देखिए इसको यहाँ मोड़ा था तो इसको क्या करेगा, अब इस फर्स्ट स्टेज इसको कर लिए तो सेकंड में इसको इधर लाए थे, सेकंड में इसको इधर लाए थे। तो अब हम लोग इसको किधर ले जाएंगे? वापस इधर लाएंगे। तो इधर जैसे ही लाएंगे तो जितना इधर चीज़ बना हुआ है उतना भी इधर चीज़ बन जाएगा ऐसे। और इसमें अभी ये चीज़ पूरा हो गया, इसको कर लिया। तो अब मेरे पास इसको ऊपर की तरफ मोड़ा हुआ था, तो अब हम इसको वापस किस तरह से मोड़ेंगे? इधर की ओर मोड़ेंगे। तो इधर मोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे इधर बना हुआ है सेम टू सेम उसी तरह का इधर बन जाएगा, इस तरह का। तो इस तरह का फिगर आपको कौन है? ऑप्शन सी सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में देखिए कह रहे हैं, निश्चित कूट भाषा में मेन को 9364 लिखा जाता है और डियर को 8532 लिखा जाता है। तो देखिए मेन को क्या लिखा हुआ है? मेन को लिखा हुआ है MAIN। मेन को लिखा हुआ है 9364 और आपको फिर लिखा हुआ है डियर को लिखा जाता है कूट भाषा में, डियर के लिए आपको लिखा गया है 8532। तो आपसे पूछ रहा है मेंड के लिए क्या होगा? मेंड के लिए तो इस तरह के सवाल अगर आपको सॉल्व करना हो कोडिंग डिकोडिंग का, तो आप क्या करेंगे? पहले मिला लेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है? इसमें ए है और इसमें भी ए है। तो दोनों के लिए अगर सेम चीज़ आया हुआ है तो समझ जाइए कि ये सीरियल वाइज सजाया हुआ है। जैसे ए की जगह यहाँ 3 है और इसमें भी ए की जगह 3 है वैल्यू, तो समझ लीजिए कि इसमें कोई फेरबदल नहीं किया हुआ है।
जो मान जिसके सामने है वही मान इसमें रख लेना है। जैसे मेंड के लिए अब पूछ रहा है क्या है, तो एम के लिए इसमें से खोजेंगे, एम के लिए इन सभी में कहाँ है, एम के लिए यहाँ, एम के लिए क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 हो जाएगा। ई के लिए क्या लिखा हुआ है, तो ई के लिए इसमें है सेकेंड वर्ड में 5। एन के लिए क्या है, अब एन के लिए देखेंगे तो एन के लिए है मेरे पास 4, एन के लिए है आपके पास 4। अब देखिए अब आते हैं डी पे, तो डी कहाँ है, यहाँ है। डी के लिए क्या यूज़ हुआ है 8, तो आप देख लीजिए ये चीज़ किस ऑप्शन में है 9548, 9548 ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। मेंड के लिए यूज़ हुआ है कोड 9548। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपको क्वेश्चन 4 और 5 में बताना है कि विसंगत कौन है, अर्थात 3 एक समान होंगे लेकिन चौथा जो इसमें ऑप्शन आपको खोज कर बताना है वही जवाब होगा आपका कि इसमें अलग कौन है। तो देखिए ए जे के एल बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ए जे के एल बी सी डी ये सब लगातार चल रहे हैं। जैसे जे के बाद क्या होता है के होता है, के बाद क्या होता है एल होता है, ये लगातार है। फिर देखिए इसमें भी है लगातार बी सी डी, इसमें भी है एफ जी एच, इसमें भी है लगातार। इसमें देखिए तो पी क्यू आर नहीं, इसमें नहीं है। जैसे इसमें चल रहा है क्या ए, इसमें ए के बाद जे के एल है, जे के एल ये लगातार है, बी सी डी भी लगातार है, एफ जी एच भी लगातार है, लेकिन इसमें लगातार नहीं है। यहाँ क्या होना चाहिए था पी क्यू आर होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है आपके पास आर क्यू पी, तो मेरा ऑप्शन सी जो है वो सही है, ये विसंगत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5वां में भी आपको बताना होगा कि विसंगत कौन है। तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट का नंबर पता होना चाहिए कि कितने नंबर पे कौन सी अल्फ़ाबेट आती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगा कल, जिसमें आप अल्फ़ाबेट का नंबर केवल देखकर ही बता सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मुझे याद है मैं इस वीडियो में आपको बताते हुए चलता हूँ और आप उसे देखकर और इसमें बता देना है कि विसंगत कौन सी है। जैसे डी कितने पे होती है 4 पे, ई कितने पे होती है 5 पे, बी कितने पे होती है 2 पे, आर कितने पे होती है 18 पे, टी कितने पे होती है 12 पे, पी कितने पे होती है 16 पे, ठीक है। इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। एच कितने पे होती है तो 8 पे, आई कितने पे होती है तो 9 पे, एफ कितने पे होती है तो 6 पे, एन कितने पे होती है 14, ओ कितना 15, एल कितना 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का अंतर कितना हो रहा है, शुरू और लास्ट का अंतर 2-2, ये तो 2, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 8 और 6 2 का अंतर है। अब देखिए एक चीज़ मिला लिए, अब इसमें 4 के बाद क्या आ रहा है 5, 18 के बाद क्या आ रहा है 20, ये नहीं होगा क्योंकि देखिए 4 के बाद 5 हो रहा है, 8 के बाद 9 हो रहा है, 14 के बाद 15 हो रहा है, लेकिन इसमें 18 के बाद होना चाहिए था 19, लेकिन यहाँ हो रहा है 20, तो मेरा अलग कौन सा है बी अलग है। समझ में आ गया। इस सभी में 1-1 बढ़ रहा है दूसरा स्थान वाला, लेकिन इसमें बी ऑप्शन में कितना बढ़ जा रहा है 18 से 20 आपका 2 बढ़ जा रहा है, इसलिए आपका यह जो है विसंगत है। अब देखिए 6वां सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि इसमें आकृति बताना है कि इसके बाद क्या होगा। तो इसमें देखिए ये प्रोपोर्शनल का है, आपका पहला आकृति में है कि इस तरह का है, अगर इसमें 1 है तो इसमें कितना हो जाता है 1 था तो इसमें हो जाता है 2 ऐसा, और कब होता है उल्टा होके होता है। तो इसका डायरेक्शन मुंह खुला हुआ है इधर की ओर, तो इसका उल्टा करेंगे तो मुंह खुलेगा इधर, और इसमें 1 चिन्ह है तो इसमें हो जाएगा 2 चिन्ह। तो इसको उलट के मुंह खुला हुआ, इसमें 2 है लेकिन मुंह इसका इधर खुला हुआ है, तो ये नहीं होगा, मुंह मेरा खुला होना चाहिए इधर, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। समझ में आया कैसे, इसमें 1 चिन्ह था, 1 चिन्ह और इसका इधर मुंह खुला हुआ था। अगला में ये क्या हो रहा है कि मुंह उलट जा रहा है, इसका मुंह इधर की ओर खुल रहा है और 1 चिन्ह से हो जा रहा है 2 चिन्ह। तो इसी तरह से आपको इसमें भी कर देना है, इसका मुंह खुला हुआ है इधर, तो इसका मुंह खुला होना चाहिए किधर इधर, तो इसमें इधर मुंह खुला हुआ था ए ऑप्शन में, इसलिए यह नहीं होगा। इसका मुंह खुला हुआ है सी का इधर और 2 चिन्ह है तो सी हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जीके से है आपका,
बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है किस में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशिका भित्ति। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही जवाब होगा राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में जाके संश्लेषित होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, आपको इस कमेंट में बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में, भोपाल में, लखनऊ में और ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देहरादून में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, अल्कोहल, बी पारद, सी ईथर, डी पानी। पारद को हम लोग क्या बोलते हैं, पारद को और एक उपनाम है, इसको बोलते हैं पारा, जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। तो पारा या पारद जो है उसका आयतन प्रसार गुणांक सबसे अधिक होता है, तो उस तरह से ये ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है पारद। अल्कोहल का देख लेते हैं, अल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह क्या होता है, तो OH होता है। ईथर का अभिक्रियाशील समूह क्या होता है, O होता है। और पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है किसके द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा इन सभी के द्वारा। क्यों, क्योंकि जैवमंडल में जितने भी जीव हैं उनको पोषक एक दूसरे से या तो जल द्वारा मिलती है या वायु द्वारा या भूमि द्वारा, इन तीनों माध्यम से ही सबको किसी न किसी रूप से मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि डक्कन पैसेज जो है निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, दक्षिणी और लिटिल अंडमान, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, उत्तरी और मध्य अंडमान, अंडमान और निकोबार, किसके बीच स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में है डक्कन पैसेज। अगला सवाल है आपके सामने कि एक वर्गाकार खेत के चारों ओर तार लगाने में 80 मीटर तार लगता है, तो उस खेत से 2 मीटर गहरी मिट्टी खोदने पर उस मिट्टी का आयतन निकालना है। तो देखिए एक खेत है, इस खेत का आकृति कैसा है, वर्गाकार है। तो वर्गाकार इस चारों भुजा की तरफ इधर 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 चारों तरफ लगाने में टोटल कितना लगता है, 80 मीटर तार लगता है। तो इसका भुजा निकालेंगे जब कि इस वर्गाकार खेत का एक भुजा क्या होगी, तो 80 को 4 से भाग दे देंगे तो इसका भुजा निकल जाएगा। कितना हो गया इसका भुजा, 20 मीटर। अब देखिए आयतन बराबर क्या होता है, किसी भी आकृति का अगर आयतन निकालना हो तो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल गुने उसका ऊंचाई होता है। ऊंचाई कहिए या उसका गहराई कहिए। तो ऊंचाई इसका कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गाकार है तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका भुजा स्क्वायर। और ऊंचाई कितना दी हुई है इसका, 2 मीटर। करिए 2 मीटर गहरी मिट्टी खोदकर और उस पर डाली जाएगी, तो 2 मीटर इसका हो गया हाइट, 2 मीटर ले लिए। भुजा का वैल्यू कितना है, 20 का स्क्वायर और गुना 2, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 400 और गुना है 2, 400 गुना 2 कितना हो जाएगा आंसर, 800 मीटर क्यूब। 800 मीटर क्यूब मतलब इसका बी आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 1 + 1/3 1 + 1/1 + 1/1 + 1/9। इस तरह के अगर आपको सवाल दिखाई दे तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें सबसे नीचे से बढ़ते जाना है और ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस पार्ट को लेते हैं, केवल इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना है, 1 + 1/9। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ 1 है तो 9 बार में जाएगा, अर्थात 9 + 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आया, 10/9। एक जोड़ेंगे तो 10/9 आ गया, ठीक है। इतना का वैल्यू आया है कितना, 10/9। तो इसको फिर से सजा के लिख लेते हैं, 1 + 1/1 अब देखिए इसका वैल्यू कितना आया है, 1 + 1/, के नीचे हो जाएगा 10/9। अब 9 क्या होगा, 9 आ जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा ऊपर।
9 ऊपर जब आ जाएगा तो यहाँ इसको लिख सकते हैं फिर से फॉर्म चेंज करके 1 + 1/1 + 9/10। अब देखिए जब 9/10 आया तो अब इसको हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को लेकर चलेंगे। तो ऐसे ही सेम टू सेम जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बनाते हैं हम अब। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 9/10, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10। अब 10 को करेंगे तो यहाँ 1 है, 10 बार में जाएगा और 9 जोड़े कितना आया 19/10। अब इसका वैल्यू आ गया 19/10, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1/19/10, सही है। अब 10 को फिर क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे, 10 को ऊपर लाएंगे और 19 हो जाएगा नीचे। तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 1 + 10/19। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना हो गया 19, और 19 से कम हो जाएगा 19 यहाँ, और यहाँ 19 से एक बार में जाएगा तो 10 से 1 में गुना होगा। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया 19 और 10 जोड़ेंगे तो हो गया 29/19। आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी। समझ में आया कैसे किए। नीचे से ऊपर की ओर एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेना है, जो आएगा वही आंसर। अगला सवाल है कि किसी धनराशि पर 8.1/3 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 875 रुपये ब्याज मिलता है, तो मिश्र धन बतानी है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपको पता होगा कि साधारण ब्याज में का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर होता है PRT × PRT, P × R × T/100, ठीक है। P जहाँ मूलधन होता है, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 875, P का वैल्यू नहीं पता है, P निकालना है। R कितना दिया हुआ है, R 8 का 24 और 1 25/3% है, तो 25/3 को 25 ऊपर लिखेंगे और 3 नीचे हो जाएगा आपका। T का वैल्यू कितना है, टाइम दिया हुआ है आपका 5 वर्ष, तो 5 हो गया। यहाँ नीचे क्या है 100 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए 25 चौका हो गया 100, तो नीचे बचा 3 और 4, इधर बचा है 5। तो P का जब वैल्यू निकालेंगे तो P बराबर इधर ही रह जाएगा, इधर हो जाएगा मेरा 875 × 3 × 4, ये इधर आ जाएगा, और इधर में हो जाएगा क्या चीज़, नीचे बच गया आपका 5, तो 5 से इसको कटा लीजिए, 5 से जाएगा कितनी बार में, 5 से कम 5, 3 बचा, 5 7 35 और 50 25, तो P का वैल्यू आ गया कितना 175 × 12, 12 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 12 5 60, 6 हो गया, फिर हो गया 12 7 84 और 6 90, और 12 और 9 हो गया आपका 21, तो ये हो गया 2100। P का वैल्यू कितना आया, P = आ गया 2100। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन मेरे पास कितना है, अर्थात इसका हो जाएगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और प्लस P जोड़ लेंगे। तो मिश्र धन में सिंपल इंटरेस्ट मेरा अभी कितना आया है, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 875 रुपया, और मेरे पास P का वैल्यू कितना निकल के आया, P का वैल्यू यहाँ से निकला है 2100 यहाँ लिख लिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 8 हो जाएगा 2975। आपका आंसर सही हो गया कौन सा, B। समझ में आया। आप डायरेक्ट सूत्र लगाकर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको तोड़कर बताया हूँ इसलिए आप इसे समझ सके। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या का 37/43 भाग उसी संख्या का 70% के बराबर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह की अगर आपको प्रश्न आए तो जिस तरह से वो स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा उसी तरह से आपको एक इक्वेशन बना लेना है। तो संख्या को x मान लेना है, संख्या वो है अगर x है तो x का मतलब हो गया गुना 37/43 जो है
उसी संख्या का अब कह रहा है, उसी संख्या का मतलब x का 70% के बराबर है। तो x से x क्या होगा, कट जाएगा। तो जब x से x आर पार कट जाती है इधर से उधर, तो वो हमेशा संख्या क्या होती है, शून्य होती है। यहाँ पर शून्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं x x कटती तो आपको वही x का वैल्यू फाइंड करना है, वही आंसर होती। ठीक है, आज का आपका सवाल है ये, इस सवाल को आपको सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, जो आने वाले वीडियो में आपका टैग होगा। इसलिए इस सवाल को आप ज़रूर सॉल्व करें, वरना आने वाले वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।